आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इस टॉपिक को देखें तो ये पीछे के जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था डेफिनेशन। आज मैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूँगा। जैसे कि मेरे पास है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। आज हम लोग कॉमन बेस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर कॉमन बेस फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करने के बाद हम कॉमन इमीटर पे आ जाएंगे। चलिए तो मैं आपको एक और इंडिकेट कर दूं कि अब ठीक है अभी लेक्चर बन रहा है 42, ठीक है, उसके बाद बनेगा 43, उसके बाद बनेगा 44। मेरे को लगता है कि अप्रॉक्स और 3 लेक्चर 42 को मिलाकर और इसके अलावा 2 लेक्चर और अगर मैं बनाता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर टॉपिक फिनिश्ड होगा, बीजेटी फिनिश्ड होगा। लेकिन अभी बहुत लंबा है, इसके आगे इसका बाइसिंग है, फिर न्यूमेरिकल टॉपिक आएगा। बाइसिंग पूरा न्यूमेरिकल है सिर्फ तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का जो 3 लेक्चर और बनेगा उसमें एक लेक्चर तो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल रहेगा और एक लेक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे कि हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर। ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग 42, 43 और 44 लेक्चर में हम लोग पूरा ट्रांजिस्टर ख़त्म कर देंगे। ट्रांजिस्टर ख़त्म होने के बाद आगे उसमें देखते हैं और जो टॉपिक्स आएगा। जैसे अब इसके बाद है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके बाद बाइसिंग भी आता है इसमें। तो हम लोग एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। चलते हैं टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक कहता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको याद होगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले तो बैटरी लगाने सीखिए। इसमें एन टाइप को किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव से, और इधर क्या? पॉजिटिव से। इस बैटरी का नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये इमीटर है, आपको याद होगा ये इमीटर है और ये बेस है, ठीक है ना। तो VEB क्या लिखेंगे? VEB, ओके। देखिए यहाँ पर ये कलेक्टर है और ये बेस है, तो और ये रिवर्स बैस में होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, VCB, करेक्ट। आपको याद होना चाहिए समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उधर जाता है तो करंट इधर निकलता है, इस करंट का नाम होता है IE। ऊपर की ओर अंदर करंट जाता है, इस करंट का नाम है IB। करंट इधर की ओर जाता है, इस करंट का नाम है IC। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो ये इसी को मैं यहाँ पर बनाया, बट ये इसी से समझ में आ जाएगा। फोटो भी नहीं बनाया जाता है इसमें, सिर्फ इसका ग्राफ बनाया जाता है, बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको फ़ोटो में बनाया। बट इसको ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसी से समझ जाएंगे। जानबूझ के मैंने इसको बना के रखा था कि आपको बताऊंगा कि ऐसे भी बनाना, किसी किताब में मिला तो घबराइए नहीं। तो सबसे पहले तो ये वाला में बताइए कि इनपुट वोल्टेज कौन होगा इसमें। तो आप बताएंगे कि सर इनपुट वोल्टेज जो होगा इसमें VEB कहलाएगा, है ना। और फिर इनपुट करंट कौन सा होगा? इनपुट करंट। इनपुट करंट किसे कहेंगे? तो इनपुट करंट IE को कहेंगे, करेक्ट। अब बताइए आउटपुट वोल्टेज कौन होगा? आउटपुट वोल्टेज अगर हम पूछे तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCB होगा। ये 3 चीज़ें हो गई। सर इन 3 चीज़ों को क्यों मेंशन किए, क्या खास बात है? तो कभी भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन बोलेगा तो लिखेंगे इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन we plot a graph between input voltage कौन है? VEB, इनपुट वोल्टेज VEB एंड इनपुट करंट कौन हो गया? IE, ठीक है। इन कीपिंग रखना है, इस बात को रखना जरूर लिखना है। कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज कौन है यहाँ पर? VCB कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को समझते हैं पहले। जब भी आप कभी भी ट्रांजिस्टर में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, ठीक है, तो इनपुट साइड का अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो आउटपुट को कांस्टेंट रखना है।
अब सर ये क्या बता रहे हैं आपको, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चा हमको ऐसा मैसेज करता है, ठीक है सर कुछ समझ में नहीं आता है, सर क्या बता रहे हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर के इनपुट साइड में करंट और वोल्टेज के बढ़ाने घटाने से, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट कितना बढ़ता है या वोल्टेज के कम करने से करंट कितना बढ़ता है, इसका एक ग्राफ बनाना है। यही बताने वाला हूँ। किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, IE और VEB के बीच में। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो इधर वाला वोल्टेज इसको प्रभावित करेगा, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। दिख रहा है पूरा सर्किट है ना जी, आपको पढ़ाए होंगे राजीव सर, क्योंकि सब सर्किट पढ़ते हैं तो इधर वाला बैटरी भी तो करंट में इफेक्ट डालता है, एकदम डालता है। तो साइंटिस्ट सोचा कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सही सही ग्राफ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बैटरी इसमें लगा हुआ है। तो क्या हटा दें, हटाना भी नहीं, हटा दीजिएगा तो फिर तो ट्रांजिस्टर ख़त्म हो जाएगा। हटाना नहीं है, हमको इसको कुछ भी चेंज हमको इसको चेंज होने नहीं देना है। क्या मैंने बोला, हमको इसको चेंज होने नहीं देना है। इसके चेंज होने से ही ना चेंजिंग होगा जी। अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो इस पे जो भी इसका मान होगा उसके कारण जो प्रभाव होगा हम बाद में उसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसका मान हम 0 रख दिए, कोई बोला हम 1 रखेंगे, कोई हम 2 रखेंगे, कोई 3 रखेंगे, अलग अलग, तो इसका मान फिक्स कर दीजिए। इसका मान फिक्स करने से अब इधर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। इसीलिए जब भी मैं इनपुट का ग्राफ बनाऊंगा तो आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। ये बात एकदम ध्यान रखिए। ये बात तो पहला पॉइंट क्लियर किया मैंने। अब आते हैं, ठीक है, चलते हैं ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, इन दोनों के बीच में। तो लिखा है मैंने किसके किसके बीच में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वो देखिए। ग्राफ प्लॉट करने के इन दोनों के बीच में लैब में चलिए, हम लोग लैब में चलते हैं। VEB का मान 0 रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए जंक्शन बना है ना, जंक्शन J1। VEB का मान 0 रखिए। क्या जंक्शन J1 टूटेगा? नहीं टूटेगा सर। फॉरवर्ड बायस में है फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि इस जंक्शन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 0.7। तो लिखेंगे, ठीक है, इनिशियली वी गिव, हम लोग देते हैं वी गिव VEB बराबर 0 वोल्ट। कितना वोल्ट देते हैं जी, 0 वोल्ट। देन देयर इज नो एनी करंट फ्लो इन सर्किट। सो इसलिए IE बराबर 0, ठीक। इसका मतलब VEB कितना लिए, 0 लिए, तो IE कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एट VEB बराबर 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0, इसका मान 0.7 दिया, जंक्शन टूटेगा, एकदम टूट जाएगा सर, ठीक है। जंक्शन ब्रेक्स, जंक्शन टूट जाएगा। सो ए रैपिड माने तीव्र होता है, रैपिड इमीटर करंट फ्लो इन इट। इसमें रैपिड इमीटर करंट फ्लो करेगा, उसका मान हमको नहीं मालूम लेकिन फ्लो आएगा। वो अगर मान दिया रहता है एग्जैक्टली तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते, ठीक है। आगे अगला पॉइंट, इफ वी इंक्रीज, ठीक है, इफ वी इंक्रीज VEB then IE also increases। तो ये इतना पॉइंट। अभी और 1-2 पॉइंट बाकी है, उसको भी लिखेंगे बाद में, लेकिन उसके पहले हम लोग फोटो बना ले। देखिए ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ कैसा दिखेगा उसको समझिए। ये मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए हुआ, इस ग्राफ का नाम हो गया, इधर वोल्टेज अक्ष होता है VEB और इधर कौन सा हो गया, IE, ठीक है। VEB और IE के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये बताइए, VEB का मान 0 और IE का मान 0, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक। देखिए IE जो लिया जाता है वो मिली एम्पियर में होता है, और देखिए ये वोल्टेज है,
तो यहाँ हो गया 0.2, यहाँ पर मान लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। 0.7 पे कुछ करंट आया होगा, लिख रहा है ना, इंक्रीजेज करंट आ रहा है। मान लिया 0.7 ये है मेरे पास, ठीक है, यहीं पर दिखाए, और यहाँ पर करंट आ रहा है इतना, जो कि मैं यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट, ठीक। और 0.8 दे रहा हूँ, करंट और बढ़ गया, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, एक मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, तब समझेंगे आप, ठीक है। यहाँ लिखिएगा VEB और यहाँ लिखिएगा IE। मान लिया कि आप लैब में घुसे हुए हैं, लैब में गए तो VEB का मान 0 तो I का मान 0, जैसा कि वहाँ बता रहे हैं। VEB का मान 0.7, ठीक है, तो इसका मान लीजिए 1 मिली एम्पियर आया। 0.8, ठीक है, 1.5 मिली एम्पियर। 0.9, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। 1 वोल्ट, ठीक है, 4 मिली एम्पियर, 4 नहीं होगा 3 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आपके वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको मान लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर है, अभी 1 है, ठीक है। यहाँ पर मिली एम्पियर I1 ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मैं इसका मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एक मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक कर्व मिलाना होगा, इससे देखिए, इससे जाएगा और यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा ग्राफ, ठीक। ये याद कीजिए, ये वाला जो ग्राफ है ये PN जंक्शन डायोड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? PN जंक्शन डायोड में पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक। तो हाँ सर, तो ये PN जंक्शन डायोड ही तो है, देखिए ना, PN और डायोड, एनोड कैथोड अगर इसका नाम होता तो ये बीच में जंक्शन होता, PN जंक्शन डायोड कहलाता। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन इस समय आपको बताना होगा कि यहाँ पर VEB का मान आप कितना लिए थे, VCB का मान, नॉट VEB का मान। किसका मान? यहाँ पर आपको बताना होगा कि VCB का मान आप कितना लिए थे। एक लड़का बोला हम 0 वोल्ट लिए थे। कितना वोल्ट लिए थे जी? 0 वोल्ट। VCB का मान कितना लिया था? 0 वोल्ट। अब सुनिए कहानी, जब VEB का मान 0.7 लीजिएगा, ठीक से देखिएगा, VEB का मान 0.7 लीजिएगा तो ये जंक्शन टूटेगा, करेक्ट। जंक्शन टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, 5% इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और 95% इलेक्ट्रॉन होते हुए इधर से होते हुए इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट इधर जाएगा, उससे कौन सा करंट फ्लो करेगा? IC। हम लोग को IC और VCB से मतलब नहीं है, VCB का मान हम लोग 0 लेके चले हैं, जो कि दिख रहा है। अब आइए, ठीक है, VCB का मान क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। आराम से मैं इसको और थोड़ा अच्छा कर दे रहा हूँ, थोड़ा ठीक से कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक, ठीक है, ऐसे यहाँ पर गया, इसका नाम VCB बराबर 0 वोल्ट। अब आइए, एक लड़का बोला नहीं 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 सर, VCB का मान 0 आप अपने मन से लिए, हम 0 नहीं लेंगे, हम इसका मान 1 लेंगे। कितना लेंगे? सोचिए, पिछला वाला दोस्त 0 वोल्ट लिया था, अब दूसरा दोस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अलग अलग दोस्त, वो 1 किया। 1 करने से क्या होगा? बाकी इधर नहीं कुछ बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ 1 किया तो क्या होगा बताइए? उसका ग्राफ जो है ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा और उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बना सर? देखिए लिख रहे हैं VCB बराबर 1 वोल्ट। ऐसा करने इधर का ये दोनों सेम, यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ के बाद इधर बन जाएगा। इसका कारण है, ठीक है, VCB का मान अगर 1 वोल्ट हम ले लें, VCB का मान 1 वोल्ट ले लें। सोचिए, पहले वाला दोस्त जब VEB का मान 0.7 लिया था, 0.7 से ना चेंज हो रहा जी, 0.7, तो 0.7 लिया था, उस समय जंक्शन टूटा। जंक्शन टूटा तो जिस समय 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट के कारण बैटरी नहीं होना, देखिए हटाइए, 0 वोल्ट के कारण बैटरी नहीं है, तो जंक्शन टूटने के बाद इसको जो तोड़ा, जंक्शन को तोड़ा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसमें तो फ्लो किया ही, वो तो फ्लो कर ही रहा है। लेकिन 0 वोल्ट के कारण जितना स्पीड से फ्लो किया वो तो हुआ ही, उसका ग्राफ यहाँ बना है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 1 वोल्ट दूँ, सोचिए, तो 1 वोल्ट का ज़्यादा करंट होगा। कैसे सर? इलेक्ट्रॉन को प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। पहले नहीं था यहाँ पर बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ये प्लस दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में आएगा 0 वोल्ट के अपेक्षा। सही है, इसीलिए करंट का झुकाव, करंट, ये जो आपके ग्राफ का झुकाव है वो करंट के साइड में, करंट है, करंट ज़्यादा होगा, इधर जाएगा इस साइड में, और इसलिए मैंने ग्राफ इधर बनाया। अगर कोई लड़का बोला नहीं इसका मान 2 ले लेंगे, कितना? वो तो अपनी मर्जी पर है, क्योंकि मैं इसको मान फिक्स रखना है,
सर एक लड़का बोला फिक्स रखना, बदल का है, हम लोग बदल नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। 3 अलग अलग स्टूडेंट ले लीजिए, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। अब तीनों स्टूडेंट बोला हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए तो वो बोला ठीक है सर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो हम बोले कांस्टेंट ले लो, तो ये जो पहला स्टूडेंट था वो बोला हम 0 वोल्ट कांस्टेंट लेंगे। दूसरा वाला बोला नहीं सर हम 1 लेंगे। आप थोड़ी जो बोलेंगे कि 1 लो या 0 लो या 3 लो, हम 1 लेंगे। दूसरा बोला अच्छा हम 2 लेंगे। तो अलग अलग तीनों ने वैल्यू रख लिया, तीनों ने अलग अलग वैल्यू रखा, 0, 1 और 2, और यही मान यहाँ पर फिक्स किए। तो उन तीनों का ग्राफ, तीनों का अलग अलग ग्राफ बना है, इसका अलग ग्राफ, इसका अलग ग्राफ, इन तीनों का ग्राफ को मिलाया गया तो तीनों एक ही यहाँ से यहाँ तक मैच किया, लेकिन यहाँ के बाद अलग अलग हो गए तीनों, और यहाँ देखे गए तो पता चलता है VCB बराबर 2 वोल्ट। तो ये जो है जिसका जिसका VCB का मान यानी आउटपुट कांस्टेंट वाला जो मान रखे हैं, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो पिछले वाले से ज़्यादा करंट शो करता है। ज़्यादा करंट शो करने का मतलब भी है, देखिए ना, प्लस ज़्यादा रहेगा 2 वोल्ट का तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण कलेक्टर बढ़ेगा, कलेक्टर बढ़ेगा तो इमीटर बढ़ेगा, मालूम है ना, कलेक्टर बढ़ेगा तो इमीटर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ बना, क्या कौन सा ग्राफ बना सर, देख लीजिए आपके पास। तो ये यही हम लोग लैब में करते हैं, लैब में ऐसे ही हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल बना के ऐसे मान लिखते हैं और ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ कितने लोगों का ग्राफ है, कितने लोगों का, 3 डिफरेंट स्टूडेंट का ग्राफ है। ये 3 डिफरेंट स्टूडेंट का ग्राफ को एक जगह बताया गया है, क्योंकि एक ने 0 वोल्ट लिया, एक ने 1 वोल्ट लिया और एक ने 2 वोल्ट लिया। जब तीनों के ग्राफ को एक जगह प्लॉट किए तब पता चला कि अच्छा 2 वोल्ट वाला का ज़्यादा करंट होता है, 1 वोल्ट वाले का कम। उस बात को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। कैसे लिखिएगा देखिएगा, क्या लिखिएगा, पॉइंट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले VCB को बढ़ाने पर इफ वी इंक्रीज VCB, तो एक लड़का बोला इसको तो कांस्टेंट माने तो इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे सर, अलग अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पता कर रहे हैं। इफ वी इंक्रीज VCB देन क्या इसके कारण किधर झुकाव हो रहा है, करंट की तरफ, IE इंक्रीजेज, ठीक है सर, एकदम निकलेगा। चलिए, तो यहाँ से एक और बात निकलता है, जब भी वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ निकलता है तो यहाँ से हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ओम्स लॉ याद होगा, ओम्स लॉ ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। पहला लाइन अंदर एकदम एग्जाम्पल रट लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल, ओम्स लॉ नहीं ले जा रहे, मान लीजिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, ठीक है, ये करंट है, वोल्टेज है, तो इसका जो स्लोप होगा यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, V/, ठीक है, I, ठीक है, जो ग्राफ होगा R बराबर V/I, ठीक है। तो ये V/I जो आपको देगा रेसिस्टेंस देगा, यानी I और V रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। I और V क्या प्रोड्यूस करता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हम लोग को रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कौन सा रेसिस्टेंस निकलेगा, इनपुट साइड का टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इनपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। इनपुट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। इनपुट वोल्टेज कौन है, इनपुट वोल्टेज यहाँ होगा, लिखेंगे इनपुट वोल्टेज बटा में इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज बटा में इनपुट करंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसका मान होगा क्या, VEB बटा में क्या लिखेंगे, IE। इसी से हम इनपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। कहीं भी निकालिए, यहाँ से यहाँ ग्राफ ले जाइए, ये पॉइंट इधर लाइए, तो यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस होगा, यहाँ कितना होगा, सब जगह कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। क्योंकि उस जगह मान लीजिए कि मैं ग्राफ लेके चल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ लिए, इस वाले का निकालना है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर वोल्टेज का मान यहाँ पता रहेगा और करंट का मान यहाँ पता रहेगा, दोनों मान रखिएगा तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से किसी भी बिंदु पर इनपुट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग मान पर आप रेसिस्टेंस कितना होता है ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से मैंने आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताया, यही है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको 2 बातें, इसलिए इसमें समय लग रहा है क्योंकि इसके बाद जो भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें उतना समय नहीं लगेगा। बातों को समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, इसलिए मैं इसमें समय भी दे रहा हूँ। कॉमन इमीटर वाले में कम समय दूंगा, कॉमन कलेक्टर का तो नहीं बनता है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन इमीटर की तरह ही बनता है, तो हम लोग कॉमन इमीटर की तरह ही बनता है, तो कॉमन कलेक्टर का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर,
ठीक है, तो हम लोग के पास ये पूरा कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट हुआ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक ग्राफ बनाइए। क्या 3 ही ग्राफ बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, चौथा स्टूडेंट होगा। ठीक है, 0 से नीचे तो हम नहीं रख सकते इसका मान, तो इसका मान ज़्यादा रखेंगे, और भी रख सकते हैं 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। क्या सीधा रेखा तक जाके सीधा परपेंडिकुलर कभी नहीं जाएगा सर, ध्यान रखिए। परपेंडिकुलर का मतलब जल जाएगा। इसका मान बढ़ाते 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 अगर तुम 20 वोल्ट 25 वोल्ट लिया तो ये इतना टेम्परेचर डेवलप करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए VCB का मान बढ़ाते बढ़ाते ही मत सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 500 करते रह जाएंगे, नहीं। हम लोग का एक लिमिट होगा, 10 से 12 13 वोल्ट तक जाएगा VCB का मान, उसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब लेने लगेंगे तो इसके अंदर टेम्परेचर भी डेवलप होगा और डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, इसको जलाने की स्थिति में आ जाएगा, इसलिए उसका भी एक लिमिटेशन है। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर कभी नहीं आएगा ग्राफ। परपेंडिकुलर करने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा, तो ज़्यादा वोल्टेज कभी नहीं आएगा, नहीं परपेंडिकुलर कंडीशन आने नहीं देगा, आएगा ही नहीं। अगर ला दीजिएगा तो जल जाएगा। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे आता हूँ। देखिए हम लोग आ रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने क्या लिखा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज कौन है सर, VCB। क्या है, VCB। आउटपुट करंट कौन है, IC। इनपुट वोल्टेज कौन है, VEB। और इनपुट करंट कौन है, IE। ये चारों बातों को तो आप लिख ही सकते हैं बहुत अच्छे से। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज। क्या लिखते हैं, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन है जी, VCB। कौन है, VCB। ठीक है, एंड आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन है, IC। कीपिंग क्या, किसको कांस्टेंट रखते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया है कि यदि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट लेना है, ठीक है, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, तो इनपुट साइड का क्या कांस्टेंट लेने बोला था, पिछला लेक्चर आप देखें, इनपुट साइड का करंट कांस्टेंट लेना है। इनपुट साइड का क्या कांस्टेंट लेना है, करंट, क्योंकि जंक्शन टूट चुका होता है। इधर का कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, इधर से करंट जाएगा तभी ना इधर का कैरेक्टरिस्टिक बनाइएगा। तो करंट, जंक्शन टूट चुका होता है और करंट फ्लो करता है। इस बैटरी पर यह निर्भर नहीं करता। जंक्शन टूटने के बाद अंदर के चार्ज कैरियर इतनी संख्या में होते हैं कि वो उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी से करंट फ्लो करता है। ध्यान से क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जंक्शन टूटने के बाद अंदर के चार्ज कैरियर की संख्या का कंट्रोलिंग बैटरी से नहीं होता है। ठीक है, जंक्शन टूटने के बाद अंदर के चार्ज कैरियर का कंट्रोलिंग बैटरी से नहीं होता है। इसीलिए अंतिम में क्वेश्चन पढ़ाएंगे, BJT इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। लाइन को नोट कीजिए। ठीक है, BJT इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ये कैसे डिसाइड करते हैं, करंट कंट्रोल्ड और वोल्टेज कंट्रोल्ड, इसके लिए इसी BJT का अंतिम लेक्चर देखेंगे हम लोग, 43 नंबर, हाँ 42 43 44 जो भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसको कांस्टेंट रख रहे हैं सर, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, लेकिन IE को कांस्टेंट रखेंगे। कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। इनपुट करंट कौन है जी, इनपुट करंट IE। ठीक है, IE कांस्टेंट। इनपुट करंट को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रख देंगे। तो ये हम लोग को ग्राफ बनाना है सर, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके लिए पहली बार मैं आपको ग्राफ पहले बना दूंगा, जो कि मैं भी प्लॉट कर दूंगा, उसके बाद मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। ऐसे मैं पहले बनाते उसके समझाते उसके बाद बनाते, लेकिन यहाँ पर उतना क्योंकि वीडियो लेक्चर है तो पहले हमको प्लॉट करना होगा ग्राफ, उसके बाद मैं ग्राफ को दिखा के समझाऊंगा कि कैसे ऐसे हो रहा है। चलिए मैं ग्राफ को बनाता हूँ। चलिए तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक ही ग्राफ बनाया और भी बनाएंगे, लेकिन इसको समझा लेते हैं। सबसे पहले हम समझना है, इसमें थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन से एकदम दिमाग खोल के फ्रेश माइंड से रखना है, क्योंकि इधर वाला तो डायोड का था इसलिए सब समझ जाता है, इधर वाला समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन से देखिएगा। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। याद कीजिए, मैं बचपन में ले जाता हूँ आपको 10th क्लास में, जब आपको मैं ग्राफ बनाने x + y = 5 इसका ग्राफ बनाते थे आप लोग, तो हम बचपन में क्या करते थे, x और y लिखते थे और क्या करते थे, x का मान 0 बनाते थे तो y का कुछ ना कुछ मान आता था। एक बार y का मान 0 लेते थे तो x का मान कुछ ना कुछ आता था और इसे ग्राफ बना लेते थे। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे आसान ट्रिक है। तो यहाँ पर भी तो वही बात है सर, एक अक्ष में वोल्टेज है, यानी कि यहाँ देखिए लिखा है VCB और एक में क्या लिखा हुआ है IC।
तो एक बार हम लोग VCB का मान 0 करेंगे और एक बार IC का मान 0 करेंगे। किसका मान 0 करेंगे? एक बार VCB का मान 0 करेंगे, एक बार IC का मान। ऐसा करने से पॉइंट 2 को मिल जाएगा, हम लोग का ग्राफ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। VEB का मान कितना ले रहे हैं आप? VEB का मान 0.7। बिना इसके जब दिए ये जंक्शन ही नहीं टूटेगा तो इधर कैसे ग्राफ बना लीजिएगा? ग्राफ बन ही नहीं सकता है। इसलिए VEB का मान 0.7 या 0.7 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रखिएगा उतना करंट आएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी करंट आएगा। मान के चलिए VEB का मान कितना ले रहे हैं? 0.7। ये जंक्शन क्या हुआ? टूट गया। इलेक्ट्रॉन इधर आया। भाई यहाँ पर बैटरी VCB का मान तुम 0 ले रहे हो। क्या ले रहे हो? 0। इसका बैटरी का मान नहीं ले रहे हो, यानी बैटरी का मान 0 का मतलब ऐसे होता है, नहीं लिए। फिर भी तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा ही, और वो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से ये वाला कुछ ना कुछ करंट रहेगा ही। वोल्टेज के 0 रहने पर भी करंट का मान कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये जंक्शन टूटेगा और ये जंक्शन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति इतनी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचने वाला कोई रहेगा तो पर भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और करंट फ्लो करेगा। कौन सा? IC। फिर से एक बार, जब VEB का मान 0.7 लेंगे तो ये जंक्शन टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ आएगा, कुछ करंट नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, जिसकी वजह से IB फ्लो करेगा। इससे तो हमको मतलब ही नहीं है अभी। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। यहाँ बैटरी नहीं रहते हुए भी, यानी VCB का मान 0 रहते हुए भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ जाएगा और आ जाएगा सर, क्योंकि जंक्शन टूट चुका है। ये और ये दोनों जंक्शन टूट गया। इधर इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर इलेक्ट्रॉन आते आते यहाँ तक पहुँचेगा। करेक्ट? तो इसकी इधर इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा करंट फ्लो करेगा? कलेक्टर करंट। और वो कलेक्टर करंट का ग्राफ देखिए यहाँ पर है, यही तो है सर। यहाँ पर कलेक्टर करंट का मान लेते हैं 1 मिली एम्पियर है सर। कितना मिली एम्पियर? 1। कितना मिली एम्पियर है? 1 मिली एम्पियर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये भी तो जानना है सर, जैसे हम लोग बचपन में सीखा करते थे, जब हम वोल्टेज का मान 0 किया, करंट का मान 0 नहीं हो सकता है। यही समझने वाली बात है, करंट का मान भी 0 करना है। सर 1 मिली एम्पियर है, तो अगर बताइए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तब ना करंट फ्लो कर रहा है। सोचिए, दिमाग लगाई। तो एक लड़का बोला हाँ सर, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट इधर फ्लो कर रहा है। सर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ही रोक दिया जाए, क्या करें बाबू? इलेक्ट्रॉन को रोक दें। तो इलेक्ट्रॉन रोकेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे? नेगेटिव। एक वो लड़का बोला इसे कैसे डाल दीजिएगा सर नेगेटिव? अभी तो आप थोड़ी देर पहले समझाए थे, ठीक है, कि इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, ऐसा आपने पढ़ाया था। हम बोले हाँ हम पढ़ाए थे, यही रखेंगे हम और इसको नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अभी हमको इसके गुण के बारे में जानना है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? गुण। हर परिस्थिति में यह कैसा व्यवहार करता है उसको समझना है। तो हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है उसको समझने के लिए हम पहले ये जानना चाहते हैं कि कब कलेक्टर करंट 0 होता है। तो भाई अभी तो यहाँ कुछ भी बैटरी नहीं था, फिर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम सोचे कि चलो यहाँ पर बैटरी जो है ऊपर में माइनस लगा देते हैं और यहाँ प्लस, कुछ वोल्टेज दे दिए। और दिए कितना जानते हो? 0.8 वोल्ट। कितना दिए? 0.8 या 0.9। जैसे दिए माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन रुक गया। कैसे आएगा सर? ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और इधर से जंक्शन टूट के इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा और ये बोलेगा मत आओ उधर जाओ, तो भाई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा और कलेक्टर करंट का मान 0 हो जाएगा। कब ऐसा हुआ? ध्यान से सुनिए, कब ऐसा हुआ? जब VCB का मान उल्टा लिए सर, पहले से उल्टा लिए हैं आप। पहले कैसे था? ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, ऐसे था, और आप ऐसे लिए। जब आप किसी चीज़ को पहले जैसा रहता है उससे उल्टा मानते हैं, उसे माइनस में लेते हैं। फिर से एक बार, तो आपका तो ऐसा था फोटो, यहाँ पर आप उसको उल्टा किए हैं क्योंकि करंट को 0 करवाना था, इसके लिए आप यहाँ पर माइनस शो करेंगे। माइनस कितना सर? 0.8 वोल्ट, और उसकी वजह से करंट का मान क्या हो गया? 0। कितना मैंने बोला? अच्छा, अरे एथी पढ़े हो तुम लोग कोऑर्डिनेट? तो कोऑर्डिनेट में 0 और 1 मिली एम्पियर यहाँ शो किए, तो माइनस 0.8 कितना होगा? किसका मान? VCB का मान। VCB का मान, ठीक है। तो VCB का मान मान लो 0.8 ये है। यहाँ पर आपके पास 0 करंट आया, कलेक्टर करंट 0 हुआ जी, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये पहला ग्राफ बना सर।
ये वाला ग्राफ यहाँ तक गया। लेकिन इस केस में आपको इस बात को बताना भूल गए शुरुआती दौर में कि यहाँ पर किसको कांस्टेंट रखना था, आई को। कुछ ना कुछ मान तुमको फिक्स करना होगा और वो जो फिक्स करोगे वो फिक्स ही रहेगा, नहीं बदलेगा। एक लड़का बोला सर यहाँ पर हम जो आई का मान लेंगे, ठीक है, आई का मान बहुत कम, आई का मान 0 मिली एम्पियर लेते हैं। 0 मिली एम्पियर अभी मत लो, 0 नहीं लो, अभी तुम लो 1 मिली एम्पियर, बाद में 0 मिली एम्पियर वाला बताएंगे। कितना मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि करंट इधर आ रहा था तो उसकी वजह से ये करंट आया। ठीक, ये ग्राफ, ये किसी एक स्टूडेंट का ग्राफ था, मैंने बनाया। ठीक है, फिर से इस ग्राफ को समझिए अच्छे से, क्योंकि यही मेन चीज़ है। जैसे जैसे VCB, अब देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हुआ, बैटरी ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये वाला इस बिंदु पर बात कर रहे हैं। अब ग्राफ बन गया पूरा, समझिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट का मान 0, इसलिए बिंदु हुआ। फिर इसका मान 0.8 से कम करके 0.8 पे क्या हो रहा था जी, 0.8 पे IC का मान कितना हो रहा था, 0। अब 0.8 मत रखो सर, 0.7 रखो, तो थोड़ा कम किए कि नहीं इसका मान, थोड़ा कम किए तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था जो 0 था अब थोड़ा मोड़ा आने लगेगा, थोड़ा मोड़ा करंट फ्लो करेगा, इसलिए करंट बढ़ रहा है। ठीक है, 0.7 से 0.6, 0.7, 6 से 0.5 कर दो, 0.5 करोगे इसका जो ताकत होगा, ठीक है, एनर्जी होगा, कम हो जाएगा। एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और आना शुरू करेगा, जिसकी वजह से करंट बढ़ेगा। बढ़ते 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 इसका मान 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 कर दिए। कहाँ तक कर दिए सर, 0, जो कि ऐसा कंडीशन आया। जब 0 किए तो इलेक्ट्रॉन आने लगा, आया सर, पहले भी आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आने लगा, इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर करंट वो वाला आया। ठीक, अब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट कड़ी मिल रहा है। अब सोचे नहीं सर और करंट, ज़्यादा करंट होना चाहिए, तो ऊपर प्लस कर दिए, नीचे माइनस कर दिए, जो कि इधर आने लगा। जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे, VCB का मान और बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा सर, और करंट भी बढ़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया बहुत अच्छे से। VCB का मान बढ़ते जाइए सर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, कितना कितना होता है एग्जैक्टली अगर आप प्रैक्टिकल करने जाइएगा तो मैं आपको बता दूँ, ये होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 वोल्ट से VCB का मान ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ हो गया 1 मिली एम्पियर, ये 1 है, यहाँ पर 2 बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ऐसे। ठीक है, अब आइए दूसरे स्टूडेंट का ग्राफ बनाते हैं। ये तो एक स्टूडेंट का ग्राफ हुआ, क्योंकि उस समय कितना लिए, 1 मिली एम्पियर। एक स्टूडेंट बोला नहीं सर हम आई का मान ज़्यादा लेंगे। ये भी तो हो सकता है आई का मान ज़्यादा रखना है। आई का मान कैसे ज़्यादा होगा सर, तो VEB का मान बढ़ाइए। VEB का मान हम पहले इनपुट में बताए थे, ये VEB का मान बढ़ाइएगा तो आई का मान बढ़ जाएगा। तो VEB का मान जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आई का मान आएगा। आई का मान उतने अनुसार ला के फिक्स कर दीजिए, इसको मत चेंज कीजिए। यानी एक स्टूडेंट बोला आई का मान हम 2 मिली एम्पियर लेंगे, तो उसका ग्राफ जो पहले से ज़्यादा होगा यहाँ से ऐसे जाएगा और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। थोड़ा टेढ़ा बनता है सर, ध्यान दीजिएगा, एकदम पैरेलल नहीं बना है, थोड़ा टेढ़ा बना है इससे। ठीक है, और यहाँ पर IE का मान कितना हुआ, 2 मिली एम्पियर में हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि जब इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा सर। अरे IE बढ़ेगा तो IC नहीं बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये 100% होता था 95%। पहले 1 मिली एम्पियर था, तो ये मान लीजिए ये 1 मिली एम्पियर था, तो ये 0.95 मिली एम्पियर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ये 2 मिली एम्पियर हुआ तो इसके अनुसार से 95% इसका निकाल पाइएगा ना, एकदम निकाल पाएंगे। तो ये उस अनुसार से ये भी बढ़ा। तीसरा आइए, तीसरा ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, और एक ग्राफ इधर निकलेगा, और यहाँ पर लिखेंगे IE बराबर कितना सर, 3 मिली एम्पियर। कितना मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो ये अलग अलग लोगों का ग्राफ है, एक स्टूडेंट का ग्राफ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्राफ है ये। 1, 2, 3 ऐसा हम और भी ले रहे हैं, एक स्टूडेंट और का लिए और उसका ग्राफ ऐसे लिए, यानी IE बराबर कितना ले लिए, 4 मिली एम्पियर। ऐसे और भी ले जा सकते हैं आप, एक और बच रहा है, ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे गए, और यहाँ पर IE बराबर 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। अब आपको बता दें, यहाँ पर आप लिए I बराबर 5 मिली एम्पियर। चलिए, तो यहाँ तक तो आ गए। एक और बात बताते हैं, ये तो हो गया। ऐसा भी हो सकता है सर, जब VEB का मान नहीं लें और इधर करंट फ्लो करे तो लीकेज करंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं ICBO, पढ़ाए थे।
ICBO याद आ गया होगा? यस सर। जब इधर का मान इतना कम लीजिए, जंक्शन नहीं टूटे, जंक्शन नहीं टूटेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? 0। और उस समय यहाँ करंट फ्लो करेगा, उस करंट का नाम क्या होगा? लीकेज करंट। तो उसको थोड़ा नीचे यहाँ दिखाएंगे सर, ये देखिए ऐसे, और उसका मान यहाँ से ये एक लिखा गया है, यहाँ से ऐसे कीजिए और ऐसे 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 आएगा, और यहाँ पर लिखिएगा IE का मान कितना लिखिएगा? 0 मिली एम्पियर। लेकिन 0 मिली एम्पियर में ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करता है, और यही है मेरा वो करंट इधर वाला। ठीक, ये ग्राफ हुआ। अब आइए इसमें मेन पॉइंट को समझिए। ये ग्राफ बनाने सीखे, ठीक है, आज भी का बात। अब जो बताने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से सब क्वेश्चन निकलता है। ये जो ग्राफ मिला आपको, इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ आपको मिला, ठीक है, इस ग्राफ में 3 सेक्शन मिले, 3 भाग मिले, 3 क्षेत्र मिले। क्या बोला मैंने? ये जो ग्राफ मिला इसको 3 सेक्शन बनाया गया। 3 सेक्शन कौन कौन है वो देखिए। जो ये वाला जो लाल रंग से नीचे दिख रहा है, जिसको मैंने ब्लू रंग से ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन, ये लीकेज करंट का है। लीकेज करंट और लीकेज करंट में ना तो ये जंक्शन टूटता है ना तो ये जंक्शन टूटता है, ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है, ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। आज के बाद इस वाले रीजन का नाम क्या लिखिएगा? देखिएगा, CUT, कट OFF ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे इसको? कट ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे? कट ऑफ रीजन। एक बार नाम आ चुका था हम ट्रांजिस्टर में पढ़ाते समय, अगर नोट्स पीछे पलट रहे हैं तो अब देखिए कट ऑफ रीजन आएगा। आपको बोले थे आगे चल के मैं इसको समझाऊंगा, जो कि अब समय आया समझाने का। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन किसे कहते हैं मैं बताऊंगा। वैसा रीजन जहां पर ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है, ट्रांजिस्टर में किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करता है, उसे हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्योंकि आई का मान 0 हो गया, आई का मान 0, और वहां पर लीकेज करंट सिर्फ फ्लो कर रहा है, इसीलिए ग्राफ दिखाया गया। देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मोड को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये वाला लाइन से इधर इतना पूरा लाइन, ये सब लाइन, इसे हम लोग आज के बाद एक नया नाम देंगे, ACTIVE, एक्टिव रीजन। क्या नाम देंगे? एक्टिव रीजन। कहाँ से कहाँ तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ इससे इधर और यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर और यहाँ से ऊपर, ये सारे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। और यहीं पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? इस तरह के रीजन को हम लोग सैचुरेशन रीजन कहते हैं। सैचुरेशन रीजन मतलब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का करंट बढ़ते जाता है, जहाँ भी करंट और वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वहाँ पर हम लोग एम्पलीफायर नहीं बना सकते। एम्पलीफायर बनाने के लिए करंट का मान कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एम्पलीफायर बनाने के लिए करंट का मान कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए, करंट एकदम लगभग बढ़ नहीं रहा, बहुत कम बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ पढ़ समझते हैं, स्लोप समझते हैं, सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर काम करता है, लेकिन सीधे बोलते हैं एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता है। काम कर रहा है का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब ऑन है। तो आज इसको अभी पढ़ाएंगे आपको, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑन होता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑफ होता है। पेन होगा, रेड कलर पेन होता है, लिखिए इसको। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है जी? ट्रांजिस्टर, ठीक है, ON, ऑन। ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है? ऑन। कट ऑफ रीजन में क्या बताए? ट्रांजिस्टर OFF, ऑफ। ये दूसरा पॉइंट हुआ। और एक्टिव रीजन में मैंने क्या बताया? ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, तो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत अच्छे से। और मैं उस सब बातों को अब लिखने जा रहा हूँ, जितनी बातें मैंने बोला वो बात आप यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास अच्छे से ग्राफ को देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया था, बिलो ग्राफ इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये लिखने के बाद अभी फोटो बनाएंगे, इसलिए बिलो ग्राफ लिखा। वी गिव नेगेटिव VCB, मतलब माइनस डायरेक्शन में लेते हैं। माइनस डायरेक्शन में क्यों लेते हैं? क्योंकि IC को 0 करना रहता है, IC बिकम 0। ये बात मैंने अभी बताया, ठीक है। ये करंट 0 है सर, यहाँ पर ये वाला अक्ष में वोल्टेज अक्ष है, तो करंट तो 0 होगा ही। इसी को 0 करने के लिए नेगेटिव VCB लेते हैं हम लोग, जो कि माइनस डायरेक्शन में होता है। यही बहुत बार इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। नेगेटिव VCB लेके 0 किया जाता है। इफ़ VCB बराबर 0,
ठीक है, बीसीबी का मान ये जी नेगेटिव ना लेके जीरो लेंगे, उस समय कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसका मान जीरो लिए थे तो कुछ ना कुछ करंट आया था सर। ठीक, आइए बढ़ते हैं। ओके, इफ़ VCB और कलेक्टर करंट फ्लो इन, अगर मैं VCB का मान और बढ़ाऊं तो कलेक्टर करंट और बढ़ेगा और कलेक्टर करंट बढ़ करके इसके पास आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। IE का मान यदि जीरो कर दिया जाए, I का मान नहीं फ्लो किया, I जीरो हो कब होगा, जब इस जंक्शन नहीं तोड़ेगा। I का मान जीरो होगा तो जंक्शन नहीं टूटेगा, ये जंक्शन नहीं टूटेगा, जंक्शन नहीं टूटेगा तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा सर। अरे कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा और उसे कट ऑफ रीजन कहेंगे। चलिए कट ऑफ रीजन में क्या हो गया बताओ, IE का मान जीरो तो IC का मान जीरो। ठीक, और इसमें कैसा स्विच काम करता है सर, कट ऑफ रीजन में मैंने लिखा है ट्रांजिस्टर ऑफ, कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करता है। अच्छे से लिख देता हूँ मैं बड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर इसी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर किसमें, सेचुरेशन रीजन में आ रहे हैं। सेचुरेशन रीजन में देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, यानी VCB बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट नहीं रहता है। कौन करंट भाई, IC करंट बढ़ता है और इस यहाँ पर देखिए दोनों 0 0 था, VCB बढ़ेगा कलेक्टर करंट बढ़ेगा, दोनों रुका हुआ नहीं रहेगा जैसे जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, इस यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ऑन स्विच की तरह काम करता है। तीसरा है एक्टिव रीजन। कैसा रीजन, एक्टिव रीजन में आते हैं। एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है कि लगभग दोनों लाइन सीधा है तो I बराबर IC, IE अप्रॉक्स बराबर होता है IC के, कांस्टेंट है, दोनों लगभग एक ही लाइन है। सीधा लाइन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है जी। अरे DC पढ़ा है ना, DC कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, लाइन टेढ़ाने से एकदम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, तो ये हो गया। यहाँ लिखेंगे हियर ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। यानी हमको एम्पलीफायर कहाँ बनाना है, यहाँ पर। आगे के चैप्टर में यहीं पर एम्पलीफायर हम बना के देंगे, कितना कैसे एम्पलीफायर होता है वो भी सिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें समय इसलिए लग गया क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें समझानी थी। अब आपको क्या करना है, कॉमन इमीटर में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। ठीक है, इतना सारा कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है, बहुत कोशिश किया मैं 40-42 मिनट के वीडियो में कि आपको समझाने की कोशिश करूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आपको लैब में कराया जाता है, हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में होना चाहिए लेकिन हम लोग अभी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको बहुत अच्छे से कोशिश किया हूं, कोशिश अपने तरीके से पूरा किया। फिर भी जहां जहां डाउट्स होगा वहां आप हमसे बात कर सकते हैं। पहले पूरा कॉपी कीजिए, अच्छे से लिखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। 43वां लेक्चर नंबर हम लोग का जो होगा कॉमन इमीटर का होगा और उसी में न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। और 44वां लेक्चर में जो होगा वो हम लोग का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन जो बचे आएगा ट्रांजिस्टर का उसको करेंगे और उसके बाद हम लोग का ट्रांजिस्टर फिनिश्ड हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।